हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का 2 पार्ट कर लिया था। पहला पार्ट जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा, और फिर अगले पार्ट में हमने जहां इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा और उसके अलग अलग केसेस को हम लोगों ने समझा। अब ये हमारा अगला पार्ट है और इस पार्ट में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्या क्या हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, आप लोग पहले उसको नोट कर लें। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल वर्ड क्या होता है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ। उसके बाद पढ़ेंगे एरिया वेक्टर और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, जो अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, विच इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये असल में आपको गॉस लॉ को समझने में आपको एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मतलब आप गॉस लॉ को इसको समझ करके एक अच्छे पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। क्लियर है। अब देखो, सबसे पहली चीज की एनर्जी से हम शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया है तो मैंने कहा कि बेसिकली कोई भी बॉडी 2 तरह की एनर्जी जो है वो पोजेस करता है। पहली एनर्जी जो उसके मोशन के कारण होती है और दूसरी एनर्जी जो उसके पोजीशन के कारण होती है। हमने कहा था कि जब कोई भी बॉडी मोशन कर रहा होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब उस बॉडी का कोई पोजीशन है या द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ओरिएंटेशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हमने ये भी कहा था कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। मतलब कोई बॉडी अगर पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है, कर रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में उभर के आती। क्लियर है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, इंट्रोडक्शन करेंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, समझते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, ध्यान दीजिएगा किसकी, चार्ज्ड बॉडी की, रिप्रेजेंट करती है द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज बॉडी बताती है, दर्शाती है। ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट ऑल्सो डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन 2 बॉडीज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आप लोग ने अपने घर में टंकी देखी होगी। किसी के घर में 1 टंकी लगी होती है, किसी के घर में 2 टंकी होती है, किसी के घर में 3 टंकी होती है। तो आपको 2 टंकी से समझना है। मान लीजिए कि ये आपकी एक टंकी है, ठीक है, और उसी के बाजू में रखी हुई है एक दूसरी टंकी बिल्कुल सेम साइज की। जैसे एक नॉर्मली टंकी की कैपेसिटी 1000 लीटर होती है, तो इसकी भी 1000 लीटर है। ठीक है। आ रही बात समझ में। अब आप देखते होंगे कि ये दोनों टंकी एक पाइप के साथ ऐसे जुड़ी होती है जिसके बीच में एक चाबी होती है टू क्लोज द कनेक्शन। ठीक है, या टू क्लोज और टू ओपन द कनेक्शन। इस दोनों टंकी में से किसी एक टंकी में जो पंप होता है वो इस तरह से कनेक्टेड होता है। मतलब जब मोटर चलती है तो मोटर जमीन से, ग्राउंड से पानी खींचती है, पंप के थ्रू ऊपर ले जाती है और इसके अंदर वो पानी गिरता है, पानी खाली होता है। क्लियर है। पानी इसमें खाली होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे पानी इसमें बढ़ता है और इसमें भी बढ़ते जाता है। मतलब अगर हम इसको A बोलें और इसको B बोलें तो हम कहेंगे कि द वाटर flows from
टैंक ए टू टैंक बी, और ये तब तक फ्लो होता रहता है जब तक इस दोनों टंकी में सेम अमाउंट ऑफ वाटर नहीं आ जाए, मतलब द हाइट ऑफ वाटर इन बोथ द टैंक आर नॉट सेम, तब तक फ्लो करता रहेगा। क्लियर है? जैसे अगर आप देखो, आप एक काम ये कर सकते हैं समझने के लिए कि आप इस चाबी को क्लोज कर दीजिए, मतलब देयर इज नो वे कि पानी टैंक ए से टैंक बी में जाए। क्लियर है? और अब आप टैंक ए को कंप्लीटली फिल कीजिए, कंप्लीटली उसको फिल कीजिए। क्लियर है? तो इसके अंदर क्योंकि पानी ज्यादा है, ठीक है, पानी ज्यादा है, उस पानी को आप चार्ज से समझें। क्लियर है? इसके अंदर चार्ज ज्यादा है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। जिसके अंदर चार्ज ज्यादा है हम कहते हैं कि वो हाई पोटेंशियल है। क्या है? हाई पोटेंशियल है। जैसे ही आपने इस चाबी को ओपन करा, द वाटर जिसको हम चार्ज समझ रहे हैं विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम ए टू बी, सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? ए से बी की तरफ फ्लो कर गया, और ये तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक द बोथ टैंक हैव सेम वाटर, विल हैव सेम चार्ज, अगर वाटर की जगह चार्ज कहोगे। क्लियर है? सो हम कह सकते हैं द चार्ज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल। इसमें चार्ज पानी ए से बी तक फ्लो किया, तो ये जो ए है ये मौजूद है आपके हायर पोटेंशियल पे, ठीक है, ये मौजूद है आपके हायर पोटेंशियल पे, और बी मौजूद है आपके लोअर पोटेंशियल पे। सो हायर पोटेंशियल से पानी लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते रहा, और ये फ्लो उस समय जाकर करके रुक जाएगा। समझोगे मेरी बात? ये फ्लो उस समय जाकर के रुक जाएगा जिस समय द वाटर इन बोथ द टैंक आर इक्वल। क्लियर है? इक्वल हो जाएगा। अब आप नीचे से पानी खपत कर रहे हो, पानी खपत होगा, इसमें जितना लेवल गिरेगा बैलेंस होता चलेगा। ये समझ रहे हो मेरी बात? मतलब जब दोनों टंकी, अगर आप इसको यूं समझो कि अगर आप पानी खपत कर रहे हो तो दोनों टंकी सेम टाइम पे खाली होगी। क्लियर है? आ गई बात समझ में? ठीक है ना? सो द फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप एज सून एज पोटेंशियल ऑफ द टू बॉडीज बिकम इक्वल। इसको नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है? अब पीछे कंसेप्ट में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, और उसी कूलम्ब्स लॉ से हमने कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल कर करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज, ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज, ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है, इसको कैलकुलेट किया था, इसको निकाला था, समझा था। क्लियर है? सो नाउ दिस आइडियोलॉजी will give you the basic fundamental platform to understand the concept of Gauss law. Clear है? So Gauss law is described for calculating electric field. ध्यान दीजिएगा मेरी बात. For calculating electric field intensity of highly symmetric charge distribution. मैंने क्या कहा? अगर आपको याद हो, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि मैंने आपको कहा था कि कूलम्ब्स लॉ का बाबू सिर्फ एक लिमिटेशन ये है कि ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। समझ रहे हो मेरी बात? बट नाउ गॉस लॉ इज मोर यूजेबल कॉन्सेप्ट, इज मोर एडवांस कॉन्सेप्ट, जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके द्वारा आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हो ड्यू टू हाईली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाईली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? देखो, मैं आपको एक बार बेसिक चीज समझा देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल, आपने पोटेंशियल पहले भी पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे पढ़ा हुआ है आपने। फिर आप 11th क्लास में जो आपने पढ़ा ग्रेविटेशन, तो आपने वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। जब आप स्प्रिंग के बारे में पढ़ते हो तो आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हुई है। तो ये उसी तरह से एक नया कॉन्सेप्ट है विच इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से मैं बता दूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है? तो इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ध्यान रखिएगा, द बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट,
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। ये एक आपका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और एक टीसी मतलब टेस्ट चार्ज आपका ए पॉइंट पे रखा हुआ है। इसकी जो है चार्ज क्या है? प्लस क्यू। ठीक है, अब आप समझिए इस चीज को। ये एक एक्स वाई जेड स्पेस है, ओरिजिन के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहां पे ए पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिसका चार्ज का वैल्यू क्या है? प्लस क्यू। क्लियर है? अब हमने क्या करा, ठीक है, हम इस चार्ज को समझिए आप। अगर ये चार्ज यहां रखा हुआ है और यहां से यहां के बीच में एक डिस्टेंस आर है, सिर्फ समझो, अभी हम इसको वेक्टर में नहीं तोड़ के समझाएंगे, आपको बस कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये बड़ा चार्ज है बाबू, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है और इसकी डायरेक्शन कहीं कुछ ऐसी होगी। क्लियर है? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम इसको एफ ई क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल, फोर्स जो प्लस क्यू लगाता है छोटे प्लस क्यू पे। क्लियर है? अगर हम चाहें तो हम इस वैल्यू को F बराबर क्या लिख सकते हैं? तो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब अगर हमको इस चार्ज को एक डिस्प्लेसमेंट देना होगा तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर हमें इस चार्ज को एक छोटा सा भी डिस्प्लेसमेंट देना होगा, मान लो कि इसको ए से बी तक लाके रखना है। क्लियर है? तो हमें क्या करना होगा? हमें एक फोर्स लगाना होगा और ये जो फोर्स हम लगाएंगे, ये फोर्स हम लगने वाले फोर्स के अपोजिट लगाएंगे, इधर लगाएंगे। सो ये फोर्स एफ एक्सटर्नल के नाम से जानते हैं हम लोग। क्लियर है? अब ये फोर्स इतना होना चाहिए कि ये इस फोर्स को काउंटर बैलेंस कर सके। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मान के चलो समझने के लिए, अगर मान लो कि ये इधर से लगा रहा है 50 न्यूटन और हम इसको डिस्प्लेस करने के लिए 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो नहीं होगा। हमें इतना फोर्स जरूर लगाना होगा कि लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या कर सकें? हम लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंटर कर सकें। क्लियर है? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आइए स्टेटमेंट पे एक बार नजर डाल लें। लिखा हमने, लेट अस अज्यूम, सोच लेना है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E इज ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन। क्लियर है? थोड़ा सा और भी इसको इलुबरेट कर देते हैं। जैसे यहां पे क्यू रखा हुआ है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। क्लियर है? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी ना, उसको हमने E कह दिया। क्लियर है? लेट अ स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस क्यू बी ब्रॉट फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। ए से पॉइंट बी, मतलब इसको dr डिस्प्लेसमेंट दिया गया ए से बी की तरफ, अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन इट ड्यू टू प्लस क्यू। क्लियर है? आपको मैं बता दूं कि ये जो प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, सॉरी, ये प्लस क्यू जो है, कैपिटल प्लस क्यू प्लस छोटे क्यू पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है टू पुश इट बैक। ये इसको क्या कर रहा है? ये इसको अपने आप से अवे कर रहा है। ये इतना फोर्स लगा रहा है कि इसकी कोशिश है कि ये इसको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सपीरियंस्ड फील्ड से बाहर धकेल दे। क्लियर है? आ गई बात समझ में? ऑल्सो आपको ये भी मानना होगा, ये भी आपको अज्यूम कर लेना होगा कि ये जो प्लस क्यू है ये इतना छोटा है। क्लियर है? इतना छोटा है कि ये इस कैपिटल प्लस क्यू के किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करे। आपको याद होना चाहिए, मैंने कहा था कि हम टेस्ट चार्ज को छोटा सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि उसके कारण हम चीज़ों को इग्नोर कर सकें। क्लियर है? तो यहाँ पे भी कहने का मतलब है कि प्लस क्यू इतना छोटा है, ठीक है, इतना छोटा है कि ये कैपिटल प्लस क्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है।
आ गई बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एफ एक्सटर्नल इज द फोर्स विच वी अप्लाइड। क्लियर है? सो एफ एक्सटर्नल अप्लाइड इज जस्ट सफिशिएंट टू काउंटर द रिपल्सिव फोर्स। मैं बार बार कह दूं कि अगर आपके द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स इतना पर्याप्त नहीं हो, ठीक है, कि आप जो है एफ ई को काउंटर कर सके, तो वे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। आपको या तो उसके बराबर लगाना होगा या उससे ज्यादा लगाना होगा। क्लियर है? आ गई बात समझ में? सो एफ एक्सटर्नल अप्लाइड इज जस्ट सफिशिएंट टू काउंटर द रिपल्सिव फोर्स Fe on the test charge, so that, ध्यान रखना, so that force on net charge Q is 0. Force on net charge Q is 0 and it moves from A to B with 0 acceleration. Clear है? समझ रहे हो मेरी बात? कहने का मतलब ये जो F एक्सटर्नल है वो इतना होना चाहिए कि वो Fe को काउंटर बैलेंस कर दे, ताकि जो टेस्ट चार्ज है वो A से B तक मूव कर जाए। ठीक है? मूव कर जाए विथ जीरो या विदाउट एनी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए बाबू। यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा हम लोग आगे जरूर समझेंगे इसको, बट यहाँ पे व्हेन यू आर मूविंग चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ए टू बी, देन द फोर्स दैट यू हैड अप्लाइड इज दैट मच कि वो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना कर दे। क्लियर है? सो इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, याद रखना वर्क डन क्या होता है बच्चा? तो वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? आ गई बात समझ में? सो वर्क डन इन केस ऑफ एक्सटर्नल, वर्क डन इन केस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट? इज योर वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इनटू डी आर विच इज द डिस्प्लेसमेंट। आ गई बात समझ में? इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज निगेटिव, दिस इज निगेटिव, क्योंकि देख लो एफ ई इधर है और एफ एक्सटर्नल इधर है, तो दिस इज निगेटिव, ठीक है, ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड गेट फुल्ली स्टोर्ड। इसको समझो, गेट फुल्ली स्टोर्ड इन प्लस क्यू चार्ज व्हेन दिस इज एट बी। मतलब हमने क्या करा? हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन बाबू इस क्यू के अंदर स्टोर्ड हो गया, और ये तब तक स्टोर्ड है जब तक ये बी पे मौजूद है। जैसे ही हमने अपना एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया, आप समझिए इस चीज को मैं बताता हूं। आपके हाथ में एक स्प्रिंग है। क्या है आपके हाथ में? एक स्प्रिंग है। आपने उस स्प्रिंग को ऐसे पकड़ा एंड आपने उसको ऐसे दबाया, पुश किया, स्प्रिंग दबा, उसकी ओरिएंटेशन बदली। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखे हुए हैं, वो स्प्रिंग उसी अवस्था में मौजूद होगा। पर जैसे ही आप वो एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, आप खुद सोचो कि क्या होगा। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, वो स्प्रिंग झटके से बाहर प्रोजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे भी जब ये चार्ज ए से बी पे लाया गया, तो जो भी हमने वर्क डन किया ये उसके अंदर स्टोर हो गया। जैसे ही हम एफ एक्सटर्नल रिमूव करेंगे, जैसे ही हम एफ एक्सटर्नल रिमूव करेंगे, क्लियर है, ये जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगी, और बॉडी और जो चार्ज प्लस क्यू है वो बी से बढ़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? और उसका कुछ एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट भी करने आ सकता है। ठीक है? वो सब पे आएंगे जरूर। क्लियर है? ठीक है? तो आप देखिएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग प्लस क्यू फ्रॉम ए टू बी थ्रू ए बी इज व्हाट? ए बी यहाँ पे क्या है बच्चा? तो ये है डी आर। तो देखो क्या होता है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो इंटीग्रेशन, क्योंकि
इंटीग्रेट कर करके वर्क डन हम निकालते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डी आर फ्रॉम ए टू बी, और अब मैंने कहा कि एफ एक्सटर्नल इज निगेटिव एज दैट ऑफ एफ ई, क्लियर है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ई डी आर ए से बी तक इसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन करने आपको आता है, सो इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन आपको मिलेगा नहीं। आपको करना है इसको नोट, तब तक हम इसको नए पॉइंट्स लिख करके फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तब तक इसको वीडियो रोक करके नोट जरूर कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने बेसिक थोड़ा सा समझ ही लिया है। अब देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर मान लो कि ओरिजिन पे कोई चार्ज है, ठीक है, ओरिजिन पे कोई चार्ज है बाबू, और आपने बी से ए तक या ए से बी तक आपने मूवमेंट करा, तो आपको ये मूवमेंट एक्सटर्नल फोर्स लगा करके करना होगा। हटाओगे तो वो चीज़ चली जाएगी वापस अपने जगह पे, या वैसी जगह चली जाएगी जहाँ पे उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो। तो आगे देखते हैं, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q फ्रॉम A टू B इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल एनर्जी बाय एन अमाउंट इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे आप एक चीज समझिए कि मान लो कि ये आपका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ये जेड हुआ, और यहाँ पे ओरिजिन है, चार्ज था, क्लियर है। तो आप ये तो समझ पाते हैं कि जो चार्ज है उसके नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जैसे जैसे उससे दूर बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कमता जाएगा। क्यों? क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू 1/r², डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, क्लियर है। तो अभी आप देखो कि अगर मान लीजिए कि कोई चार्ज यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, कोई चार्ज यहाँ पे मौजूद है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू में अंतर होगा। जो जितना नज़दीक होगा उस पे लगने वाला फोर्स उतना ज़्यादा होगा। मतलब अगर हमको एक यहाँ पे मान लो कि F1 फोर्स है और यहाँ पे F2 फोर्स है, समझने के लिए यहाँ पे F3 फोर्स है, तो आप इसको जरूर समझिए कि F3 बड़ा होगा F2 से, बहुत बड़ा होगा F1 से, क्लियर है, आ गई बात समझ में। तो अगर आप मान लो कि जैसे यहाँ से कोई बॉडी बाबू A है, पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, क्लियर है। तो A से B तक लाने में आप जो वर्क डन करेंगे वो WAB होगा, A से B, और B से C लाने में जो आप वर्क डन करेंगे वो WBC होगा, क्लियर है। सो अब देखो क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू कम है कंपैरेटिवली टू F2 और F3, तो हमको क्या करना होगा, हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। और क्योंकि F1 कम है तो मैंने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स हम जो लगाते हैं वो काउंटर बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, काउंटर करने के लिए लगाते हैं। तो जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, वो कम होगा, क्लियर है, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे जब ये मौजूद था तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, क्लियर है, हम उसको क्या लिखते हैं, हम उसको UA लिखते हैं, आ गई बात समझ में, हम उसको क्या लिखते हैं, UA लिखते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब आई तो ये कुछ UB हो गई, क्लियर है। सो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये A और B पे आया तो आप यूं समझिए कि A पे इसकी एनर्जी कुछ थी, B पे इसकी एनर्जी कुछ और हो गई, आ रही बात समझ में, कुछ और हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ, दैट वर्क डन इज इक्वल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, यहाँ पे B एंड C, क्लियर हुआ, नहीं समझे। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो कि ये सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है, ठीक है, इसकी हाइट कुछ है, इसकी हाइट फिर कुछ है, इसकी हाइट और इसकी हाइट, ये ग्राउंड का लेवल मान लो, ऐसे समझो। एक बॉल यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि उसका कोई हाइट नहीं है, तो आपने पढ़ा है P बराबर mgh, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पे आया, हाइट मिला, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, यहाँ पे आया, इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हुआ, क्लियर है। आप जान रहे हो कि P जो होता है वो mgh के बराबर होता है, तो हाइट बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्लियर है। तो अगर आप किसी चीज को यहाँ रखे हुए हो और आपने
जो है, ठीक है, यहां से समझिएगा, यहां से यहां रखने में मान लो कि 10 जूल का हमको वर्क डन करना पड़ता है, क्लियर है, और यहां से यहां लाने में 30 जूल का करना पड़ता है, समझिए, क्लियर है। तो अगर हम इसको यहां से यहां तक लेके जाएंगे तो हमको 30 जूल नहीं करना पड़ेगा, हमको 20 जूल का ही वर्क करना पड़ेगा, क्लियर है। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, क्लियर है। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है। आ गई बात समझ में। तो वो हो गया डेल्टा यू एंड दिस इज यू बी माइनस यू ए विच इज इक्वल टू दी वर्क डन, क्लियर है। और आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे कि वर्क डन जो होता है बाबू, हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं, ठीक है, ठीक है, समझ ही गए होंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वर्क डन अभी आपने पढ़ा डब्ल्यू ए बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्सटर्नल डी आर विच इज इक्वल टू माइनस एफ ई डॉट डी आर, और कहां से कहां तक, तो ए से बी तक, क्लियर है। सो देखिएगा, इसको डिफाइन करते हैं हम डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट बी एंड ए एज द मिनिमम वर्क, दिस इज द मिनिमम वर्क, ठीक है, रिक्वायर्ड टू बी डन, वो सबसे कम वर्क required to be done by an external force in moving without accelerating a test charge q from a to b। देखो एक बात समझो, अगर इधर से कोई चीज F फोर्स लगा रही है और इधर से हम उस पर 2F फोर्स लगा दें, समझिए मेरी बात, कोई चीज इधर F फोर्स लगा रही है और इधर अगर हम 2F फोर्स लगा दें तो ये क्या होगा, F को बैलेंस करेगा और F से ये एक्सेलरेट करेगा। पर अगर इधर भी F से जा रहा है और इधर भी F लगाएं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। दिस इज ट्रू एंड दिस डिफिनेशन, जो मैंने अभी आपको समझाया, ये डिफिनेशन किसी भी चार्ज कन्फिग्रेशन के लिए सही साबित होता है, क्लियर है। आगे बात समझ में। सो नोट में देखिएगा, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग अ गिवन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड ओनली ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैंने पढ़ाते समय कहा भी है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चूजन, क्लियर है। तो जब आप यहां पे वर्क डन करते हो, क्लियर है, सो द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट of path chosen, it depend only upon the initial and final points, क्लियर है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या है, इसी पे सिर्फ निर्भर करता है, किस रास्ते से वहां पे आया इस पे निर्भर नहीं करता है। इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, क्लियर है। मैंने यहां पे इसको वापस लिख भी दिया है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ chosen in going from point one to other, it only depend upon initial, कहां था कहां है, क्लियर है। आ गई बात समझ में। अब देखिए, we choose zero electrostatic potential at infinity। कैसे भाई, समझो, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था तो आपसे वहां पे इन्फिनिटी की चर्चा की थी। हमने कहा था कि इन्फिनिटी वो जगह है जहां पे किसी भी सोर्स चार्ज के द्वारा किसी भी टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता है, क्लियर है। मतलब आप यूं कह सकते हो कि किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस बॉडी से इन्फिनिटी तक जाता है पॉजिटिव चार्ज के केस में, और निगेटिव से इन्फिनिटी से बॉडी तक आता है, क्लियर है। बट बॉडी से इन्फिनिटी के बीच में एक एक्सपीरियंस रीजन है, जिस एक्सपीरियंस रीजन में जो चार्ज है वो अपने फोर्स को किसी दूसरे फोर्स के किसी दूसरे चार्ज के साथ वो एक्सपीरियंस होता है, वो किसी पे चार्ज लगाता है या किसी पे फोर्स लगाता है या फोर्स एक्सपीरियंस करता है। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है। तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। हमने इसके लिए ग्राफ भी बहुत सारे पढ़े हुए हैं, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो माना जाता है। मतलब अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी पे है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, जीरो एनर्जी स्टोर्ड है, क्लियर है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। सो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, मतलब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लेके आए तो वो क्या होगा, यू बी माइनस यू,
इन्फिनिटी, UB इज द पोटेंशियल एट B एंड U इन्फिनिटी इज द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। अभी बोला ये भाई पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 होता है, सो UB माइनस 0 इज इक्वल टू UB विच इज पोटेंशियल एट B पॉइंट ओनली। सो डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q at point B in an electrostatic field due to any charge configuration as the work done, याद रखना as the work done, जो आप वर्क करोगे by external force in bringing charge Q from infinity to that point without any acceleration। क्लियर है? और ये तभी होगा जब जो फोर्स आप लगा रहे हो दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है? सो एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट ऑफ E होना चाहिए। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point B and A is an electrostatic potential difference between 2 point B and A in an electrostatic field as the amount of work done in carrying unit positive charge without acceleration। इसको ध्यान रखिएगा, without acceleration, without acceleration from A to B along any path between the 2 points। मैंने अभी कहा कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चूजन। क्लियर है? मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लो किसी चार्ज को आपको A से B तक लेके जाना है, ठीक है ना, तो आप चाहे तो ये वाला रास्ता फॉलो कर लो, इसको पाथ 1 बोल दें, चाहे आप ये वाला रास्ता टेढ़ा मेढ़ा फॉलो कर लो पाथ 2, चाहे आप ये फॉलो कर लो पाथ 3, चाहे आप ये फॉलो कर लो पाथ 4, चाहे आप ये फॉलो कर लो पाथ 5। इस पे कहीं से उसको कोई मतलब नहीं है। इट डिपेंड ओनली कि ये इसका इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन था, और ये इसका फाइनल पोजीशन था। इनिशियल पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल क्या थी? VA थी, और फाइनल पे VB हो गई। क्लियर है? A से B के बीच में आ गई बात समझ में? तो डेल्टा V क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। क्लियर है? और वो क्या होगा? UB माइनस UA, वर्क डन पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर से मैं बोल दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि UB माइनस UA क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस पॉइंट का। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो गया? डेल्टा V इक्वल्स टू UB माइनस UA अपॉन Q विच इज इक्वल टू WAB which is the work done from A to B upon charge। क्लियर है? which is VB minus VA। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर ले तो अभी मैंने कहा कि डेल्टा V जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, चार्ज का होता है 80। आपने यहाँ पे वैल्यू रखा तो आपको मिला m1l स्क्वायर t माइनस 3 a का पावर माइनस 1। ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होता है डेल्टा V का वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का क्या होता है बाबू? जूल, नीचे कुलम, जूल पर कुलम, या इसका जो वर्क डन है उसका होता है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर पर कुलम स्क्वायर, तो आप उसको लिखो जूल कुलम बोलो, जूल पर कुलम बोलो, न्यूटन मीटर पर कुलम बोलो, या आप उसको वोल्ट बोलो। ये तीनों चीज जो है SI यूनिट ऑफ, ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टेज से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है? ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट्स के लिए। आप लोगों को इसको नोट कर लेना है। अब अगले पार्ट में, अब यहां से डेरिवेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा। देखो, समझते चलोगे बहुत आसानी होगी आपको आगे, ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको और कॉन्सेप्ट डीप में समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको इसको नोट कर लेना है, पीछे के नोट्स को रिवाइज कर लेना है, और अगले लेक्चर में, ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंजर्वेटिव
नॉन कंजर्वेटिव और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। क्लियर है? यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए। एक और खास इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं किया जा रहा था, पर वो टेक्निकल इशू को रिजॉल्व कर लिया गया है। तो अब वीडियो रेगुलर आएगी, MWF के अल्टरनेट्स में आएगी। ठीक है, आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पे बने रहिए। तब तक आप लोग इसको नोट कर लें।